हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनुज और माया दोनों ही मुंबई शहर में रहते हैं और दोनों ने एक बड़ी सी फेसिंग इमारत में अपना फ्लैट ले रखा होता है। उनकी लाइफस्टाइल एकदम पॉश होती है। दोनों ही काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं। अनुज की माँ प्रकाशी गांव में रहती है और एक दिन जब अनुज को पता चलता है कि प्रकाशी की तबीयत खराब हो गई है तो वो फौरन उससे लाने गांव चला जाता है। माँ, आप ठीक तो है ना? सॉरी आने में थोड़ी सी देर कर दी मैंने, लेकिन अब बस ये गांव की खेती और जमीन को हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ गांव चल रही हो और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अनुज बेटा, वहाँ शहर में तू और तेरी बीवी यानी माया बहू, तुम दोनों के साथ मैं कैसे आऊँ? कैसी बातें कर रही हो माँ आप कोई मेहमान थोड़ी हो। अरे आपका ही घर है वो, आप मेरे जीवन की मालकिन हो। चलो अब मुझे और कोई आनाकानी नहीं चाहिए। अनुज प्रकाशी को लेकर गांव से शहर आ जाता है और सास प्रकाशी को देखकर माया बहू के होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप? हाँ, मैं ही माया बहू मैं हूँ। सुबह के 10 बजे ही तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? मेरी शक्ल देखकर अब से मैं यही रहूंगी तुम दोनों के साथ और तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी मुझे या हटेगी भी? अंदर आने का रास्ता दे मेरी माँ। ओह यस प्लीज कम, आइए ना। प्रकाशी घर में घुसते ही पूरे घर को निहारने लगती है और ये सब देखकर माया को अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया मेरी इस पागल पति को, जो ये इस आफत को लेकर घर आ गया है। ये तेल की बदबू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चमेली का तेल है। जरूर इस बुढ़िया ने ही लगाया होगा। ओह माय गॉड, ये तो किचन रूम में गई है, कहीं कोई कांड न कर दे वहाँ। डर के मारे माया फौरन किचन में जाकर देखती है कि सास प्रकाशी फ्रिज को खोलकर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है और फ्रिज में अपने पैर के कदम आगे बढ़ाने वाली थी। मम्मी जी, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आप क्या कर रही हैं? ये फ्रिज है, इसमें सामान रखा जाता है ठंडा होने के लिए। अच्छा, मुझे लगा कोई बर्फीली मशीन होगी इसीलिए। प्रकाशी शहर के मॉडर्न तौर तरीकों से अनजान थी और उसे हर एक नई चीज देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण वो कोई न कोई रायता फैलाई जा रही होती है और माया बहू उसके कारण और भी परेशान होती है। एक सुबह प्रकाशी फ्लैट के गेट पर एक गाय और भैंस लाती है और दोनों को दरवाजे से बांध देती है। ये देखकर माया और अनुज हैरान रह जाते हैं। माँ, आपने ये गाय और भैंस यहाँ क्यों बांधे हैं? वो दरअसल मैंने सोचा कि कब तक तुम लोग जाकर वही पन्नी वाला दूध खरीद कर लाओगे, इससे अच्छा मैं खुद ही गाय और भैंस को उठा लाई। ये सुनकर अनुज और माया अपना सर पकड़ लेते हैं। मम्मी जी, दिस इज टू मच। हाँ, चम्मच? अरे चम्मच तो रसोई में रखा है बहू। ओह गॉड, आप ना सीरियसली हेडेक हो, हेडेक। ये एक पॉश और लग्जूरियस अपार्टमेंट है, इसे गांव का आंगन या तबेला मत बनाओ। और अभी के अभी इन दोनों गाय भैंस को ना जहां से लाया था प्लीज वहीं छोड़ाओ, प्लीज। प्रकाशी गाय और भैंस को फिर से छोड़ आती है। फिर अगले दिन चलो, मेरा प्रेजेंटेशन फाइल तो बन गया है। रात भर जाकर मैंने कड़ी मेहनत की है। अगर ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद आ गया ना तो मेरा प्रमोशन तो फिक्स है। आई होप ऐसा ही हो। क्विकली नहा लेती हो। माया लैपटॉप को बेड पर छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है और फिर प्रकाशी वहां पर आकर धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर लेती है। सारे कपड़े तो ले लिए धोने के लिए, लेकिन ये लैपटॉप, इस पर तो कितनी सारी धूल मिट्टी लगी है। अब मुझे लगता है कि इसे भी साफ करना होगा, इसे भी धो देती हूँ। प्रकाशी उस लैपटॉप को लेकर जाती है और उसे साबुन से घिस घिस कर धोती है और सुखाने के लिए टांगती है।
और जब माया अपने लैपटॉप को रस्सी पर सुखाया हुआ देखती है तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है, नहीं! ओह माय गॉड! ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? अरे ये मेरा लैपटॉप था। ओह नो! इसे कैसे धो दिया आपने? ओह गॉड! आज मेरा प्रेजेंटेशन है। रात भर जाग कर इतनी मेहनत से मैंने उस पीपीटी को बनाया था। मेरा लैपटॉप। बेवकूफ, गंवार, अनपढ़, धोबी औरत। रत्ती भर की भी अकल नहीं अपने आप में। मुझे माफ कर दे माया बहू, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारी बहू, सारी। ओह प्लीज शट अप नाउ, वरना आपकी ये घटिया इंग्लिश सुनकर ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। माया प्रकाशी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब उसकी फ्रेंड्स अगले दिन घर पर आती हैं तभी, अरे माया, ये ओल्ड वुमेन कौन है? तेरी कोई रिलेटिव है? कहीं तेरी सास तो नहीं? हैव यू लॉस्ट टीना? ऐसी गवार गांव की औरत मेरी सास कैसे हो सकती है? ये मेरे घर की काम वाली बाई है। ओ मैडम, चलो सबको नाश्ता दो और गर्मा गर्म चाय लाओ, अनपढ़ इडियट औरत। इन काम वाली बाइयों के साथ ना ऐसे ही पेश आना चाहिए, वरना सर पर बैठ जाते हैं। प्रकाशी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसे अपना अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है। माया अब आए दिन प्रकाशी को अपमानित करती रहती है। एक दिन माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी अनुज अपनी नाइट शिफ्ट के लिए गया होता है। मेरा बदन तप रहा है, कोई है? तभी प्रकाशी आकर माया के सर पर ठंडी पट्टी रखती है और उसके लिए काढ़ा भी बनाती है और उसे अपने हाथों से दवा खिलाती है और रात भर जाकर उसकी देख रेख करती रहती है। अपनी गांव की गवार सास का ये रूप देखकर माया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अनुज, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे मम्मी जी को सॉरी बोलना होगा, मैं बहुत बुरी हूँ। रुको माया, अभी सॉरी मत बोलो। लेकिन क्यों अनुज? कल माँ का जन्मदिन है। माँ ने अपनी लाइफ में कभी कोई जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। तुम उन्हें कल उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दे देना। वाह, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। मैं मम्मी जी के लिए इतनी शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करूंगी कि सबके सब देखते रह जाएंगे। माया बहुत मेहनत करती है और पूरे घर को एकदम राजसी अंदाज से सजाती है और अपनी सास प्रकाशी के लिए एक बहुत बड़ा केक भी मंगवाती है और एकदम सॉलिड और रॉयल पार्टी अरेंज करती है। वो प्रकाशी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सबके सामने लाती है और उसकी पट्टी उतार देती है। प्रकाशी अपने जन्मदिन का डेकोरेशन और केक देखकर भावुक हो जाती है। मैं आज आपसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ मम्मी जी। मैं एक बहुत बुरी बहू हूँ। मैंने आपको गांव की गवार समझा, लेकिन आपके दिल और आपकी ममता ने मुझे सच का आईना दिखा ही दिया। आई लव यू मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वही अपने आप में एक सुंदर बात है। मैंने अपने जीवन में कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। धन्यवाद अपनी गरीब सास का जन्मदिन मनाने के लिए। आज मेरी बच्ची, आजा गले तो लग जा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद प्रकाशी अपना केक कट करती है और सभी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। पूनम अपनी सास त्रिवेणी के साथ रहती थी। पूनम एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी और उसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड भी होता है। त्रिवेणी को हर कोई बहुत ताने कसता रहता, क्योंकि उसे गिनती और पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबके ताने सुन सुनकर त्रिवेणी परेशान हो जाती है और एक दिन वो रात का खाना खाते समय अपने घर वालों से कहती है, भूषण जी, मिहिर बेटा, पूनम बहू, मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब से स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई लिखाई करूंगी। What माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको पता भी है आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? अरे स्कूल कोई मजाक नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठाकर कहो कि अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ। त्रिवेणी जी, ये अचानक से क्या बोल रही हैं आप? हाँ माँ। तभी भावुक होकर त्रिवेणी कहती है,
मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे गंवार अनपढ़ कहता रहता है। यहाँ तक कि इस पूनम बहू ने भी मुझे कई बार ताने दिए हैं कि माँ जी आपको तो दूध वाले का, धोबी वाले का, सब्जी वाले का भी हिसाब किताब करना नहीं आता। आप कितनी बड़ी डफर हो। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरी अधूरी पढ़ाई को अब मैं पूरा करके रहूंगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। सीरियसली माँ जी, आप कुछ भी बोल रही हो, आप कुछ भी बोले जा रही हो। पूनम चुप रहो। अगर त्रिवेणी जी ये चाहती हैं तो यही होगा। वैसे भी वो कोई गलत नहीं, अच्छा ही काम करने जा रही हैं, जिसमें उनकी भलाई है। यस माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं, मैं भी सहमत हूँ। इस तरह भूषण और मिहिर दोनों मिलकर त्रिवेणी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इस सब से पूनम को बहुत जलन होती है। इस बुढ़िया को तो मैं किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दे सकती। अगर ये भी पढ़ लिख गई तो क्या फर्क रह जाएगा इसमें और मेरे में। मेरा दबाव भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं पूनम, डू समथिंग पूनम, डू समथिंग। त्रिवेणी अगले दिन से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे त्रिवेणी पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, ये दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे आंटी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये कितनी फनी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। आंटी आप स्कूल में नहीं सर्कस में जाइए। बच्चों की ताने सुनकर त्रिवेणी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ देती है और मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठती है। वेलकम न्यू स्टूडेंट त्रिवेणी, ये हमारे क्लास की नई स्टूडेंट है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। त्रिवेणी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे तो त्रिवेणी पर नकली छिपकली फेंकते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। छिपकली! त्रिवेणी, ये क्या बदतमीजी है। जाओ कान पकड़ो और क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये छिपकली पता नहीं कहाँ से किसने फेंकी। टीचर त्रिवेणी की एक नहीं सुनती और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही बच्चे त्रिवेणी को परेशान करते रहते हैं। एक दिन जब त्रिवेणी नहाने जाती है, तभी पूनम उसके कमरे में आकर त्रिवेणी के स्कूल यूनिफॉर्म पर जलती हुई गरम इस्त्री रख देती है। अब इस जले हुए यूनिफॉर्म को देखकर बेचारी मेरी सास स्कूल जा ही नहीं पाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी ना मैं, जिससे ये बुढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएगी। त्रिवेणी जब अपने यूनिफॉर्म को जला हुआ देखती है, तभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म सेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। ये क्या, इसका यूनिफॉर्म कैसे ठीक हो गया? इसके यूनिफॉर्म को तो मैंने अपने शुभ हाथों से काम तमाम किया था। दरअसल वो आज मेरा यूनिफॉर्म जल गया। अच्छा हुआ कि भूषण जी ने दूसरा यूनिफॉर्म सेट भी लाया हुआ था, वही पहन लिया। हाँ त्रिवेणी जी, चलिए जल्दी कीजिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपना टिफिन और वाटर बॉटल बैग में रख लीजिए। पूनम की ये चाल नाकामयाब रह जाती है। फिर एक दिन पूनम कैंची से त्रिवेणी के सारी किताबें फाड़ देती है, काट देती है, जिसके बाद उन्हें देखकर त्रिवेणी रोने लगती है। देखिए ना भूषण जी, ये मेरी सारी किताबें फट गई हैं, या लगता है किसी ने फाड़ी है या काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का, पता नहीं किसने किया। आप रोना बंद कीजिए त्रिवेणी जी, शायद स्कूल के किसी शरारती बच्चे ने की होगी ये घिनौनी हरकत। आप शांत हो जाइए। माँ जी, आपको तो मैंने पहले ही वार्न कर रखा था, ये स्कूल वूल आपके बस की बात नहीं है। अब बच्चे बदमाशियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ, एक 50 साल की बुढ़िया अगर छोटे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगी तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पूनम, एनफ, अब तुम अपना फालतू का लेक्चर शुरू मत करो। मिहिर त्रिवेणी को नई किताबें लाकर देता है और फिर त्रिवेणी उनसे अपनी पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये जो मेरा पति मिहिर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मुझे तेवर दिखा रहा है ना, इसकी सारी अकल ना मैं 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का।
और तो और त्रिवेणी की बच्ची, तेरी तो खैर नहीं। फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना इस बुढ़िया के, अब देखना ऐसा कलेश करूंगी ना फाइनल एग्जाम के दौरान कि ये फेल हो जाएगी और फिर इसका सपना भी टूट जाएगा। त्रिवेणी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जान लगा देती है, रात भर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स के आखिरी पेपर के दिन ही पूनम उसके नाश्ते में नींद की दवा मिला देती है। अब देखना इस नाश्ते को खाने के बाद पेपर लिखते वक्त मेरी प्यारी सास कैसे नींद काफूर हो जाएगी तुम्हारी और पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ऑल द बेस्ट माँ जी। पूनम वो नाश्ता त्रिवेणी को परोसती है और त्रिवेणी उसे खा लेती है, लेकिन त्रिवेणी अपना पूरा पेपर लिखने के बाद सो जाती है और फिर रिजल्ट के दिन त्रिवेणी और भूषण स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं। तभी उस दिन मैंने पेपर पूरा लिखा था पर फिर मैं सो गई थी, पता नहीं क्या होगा। माता रानी प्लीज साथ दो, इतने महीनों की मेहनत थी मेरी, ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है, इसमें हार गई तो टूट जाऊंगी। वहीं घर पर पूनम आराम फरमाते हुए ये सोच रही होती है, लगता है अब तक तो उस बुढ़िया को पता चल ही गया होगा कि वो बुरी तरह फेल हो गई है। अब बस उसकी रोनी सूरत देखने को बेताब हूँ मैं। हाय जल्दी आ जाओ, बड़ा बोर हो रही हूँ मैं, मुझे एंटरटेनमेंट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी पूनम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है। पूनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। पिछले कुछ टाइम से तुमने इतना बैड परफॉर्मेंस दिया है कि अब मैंने ये फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है कि अब तुम हमारी कंपनी में तो क्या बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी, एंड आई विल मेक दैट श्योर यू गेट इट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। पूनम रोने लगती है और तभी वहां पर वो घर की खिड़की से देखती है कि मीर और भूषण त्रिवेणी को मिठाई खिला रहे हैं और स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई दे रहे हैं। पूनम ने अपनी सास त्रिवेणी को नीचे गिराने के चक्कर में अपना काम पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए आज वो हर तरफ से बस प्रॉब्लम में ही थी। वहीं सास त्रिवेणी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनती है। पाखी का पति मिहिर और सास ससुर रंभा और मोहनलाल तीनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद पाखी विधवा बन जाती है। पाखी की छोटी बेटी आंचल तब सिर्फ 6 साल की होती है। घर में अब जेठ जेठानी राघव और मोनिका होते हैं और उनका 8 साल का बेटा पुष्कर। पति के जाने के बाद राघव और मोनिका दोनों जेठ जेठानी पाखी पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तभी, जेठानी जी मुझे भी मक्खन की टिक्की दे दीजिए ना, और जैम की बोतल भी, आंचल को भूख लगी है, उसे ब्रेड बटर जैम खाना है। पाखी बटर और जैम को हाथ लगाए उससे पहले ही मोनिका बटर जैम छीन लेती है और गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा तू आराम से इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तू अब एक विधवा है और तेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तू एक विधवा बहू है और तेरे खर्चे उठाने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। पाखी, तुम्हें अगर आंचल के साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें या तो हमें हर महीने पैसे देने होंगे या फिर इस घर में नौकरानी की तरह काम करना होगा। राघव की ये बात सुनकर पाखी हैरान रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जेठ जी, जेठानी जी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विधवा हो गई तो मैंने हर चीज से अपना हक खो दिया क्या? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी। ये घर जितना आप दोनों का है उतना ही मेरा भी, और मेरी बेटी आंचल का भी। मोनिका पाखी के बाल नोचती है और कहती है, ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी जूती की नोक बनकर रहना होगा। चल जाकर काम कर। बेचारी पाखी दिन भर घर का पूरा काम करती और मोनिका महारानियों की तरह आराम फरमाती है। मोनिका पाखी को 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस लेने नहीं देती और लगातार कुछ न कुछ काम देती रहती। अरे ठीक से साफ कर, बेवकूफ कहीं की, हाथ में जान है कि नहीं? जी जेठानी जी। आंचल रोने लगती है और कमरे में अकेली होती है। तभी, जेठानी जी वो कमरे में आंचल अकेली है,
मैं अभी उसे देखकर आई, कहीं खेलते कूदते कोई चोट ना आ गई हो उसे। खबरदार जो वहाँ गई तो चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। चल अच्छे से मालिश कर। मोनिका और राघव पाखी के कमरे को अब गेस्ट रूम बना देते हैं और उसे घर के आंगन में रहने को बोलते हैं। मोनिका जब पाखी और आंचल का सारा सामान घर के बाहर फेंक रही होती है तभी, जेठानी जी, आप मेरा और आंचल का सामान घर के बाहर क्यों फेंक रही हो? शुक्र मना कि तुझे और तेरी मनहूस बेटी को घर के बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे और आंचल के रूम को अब एक गेस्ट रूम में बदला जाए, इसलिए अब से तुम और आंचल दोनों भी घर के आंगन में रहोगी। लेकिन जेठानी जी। शट अप पाखी, ज्यादा बकर बकर मत करो, वरना तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी के पति मिहिर के नाम की सारी जायदाद अपने पास हड़प लेते हैं और पाखी और आंचल को 1% का हिस्सा तक नहीं देते। जेठ जी, जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो हिस्सा आंचल और मेरा था, कम से कम वो मेरी आंचल के भविष्य के लिए तो काम आता। तुम अब एक विधवा हो। मिहिर के जाने के बाद तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर तो हमारी नौकरानी बनकर रहना है। खाना पीना घर ये तो सब तुम्हें दे ही रहा हूँ, तो फिर जायदाद के हिस्से की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, नखरे हैं सब बस इस चुड़ैल के। कपकपाती हुई ठंड में पाखी और आंचल दोनों ही घर के आंगन में सोते हैं। वहीं अंदर राघव और मोनिका अपने बेटे पुष्कर संग कंबल ओढ़कर सोते हैं। त्योहार के दिन जब पाखी सफेद रंग की जगह लाल रंग की साड़ी पहनती है तभी, ओ हीरोइन, ये सब क्या है? तू भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति अब मर चुका है, तुम एक विधवा हो, और एक विधवा होते हुए भी तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग सुहागन का होता है और सफेद रंग एक विधवा का, समझी? लेकिन जेठानी जी, पड़ोस के रंजीत की भी बीवी को गए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरा रिश्ता भी आ गया है। वो तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तो फिर क्यों हमेशा एक औरत को ही इस समाज के उसूलों में और रीति रिवाजों में पिसना पड़ता है? क्योंकि वो एक मर्द है और तुम एक औरत, समझ गई? अब जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय लाओ। मास्टरनी की तरह जुबान चलाने दे दो बस इसे। दिन ब दिन मोनिका और राघव पाखी पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उसे और उसकी बेटी को तबीयत खराब होने पर भूखा मारते हैं। ये सब सोचकर एक रात पाखी अपनी बेटी आंचल संग अपना सामान लेकर बस पकड़कर दूसरे शहर चली जाती है। किसी और शहर में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसाती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वो पैसे कमाती है और आंचल को एक अच्छे स्कूल में भेजती है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो कलमुही। अच्छी भली नौकरानी थी फ्री फंड की, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए हैं। पाखी अब बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी को पालती और बड़े होकर आंचल एक डॉक्टर बनती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और मोनिका का बेटा पुष्कर अब गुनगुन नाम की एक लड़की संग शादी कर लेता है, लेकिन गुनगुन का स्वभाव बहुत ही लालची होता है। पुष्कर, तुम्हारे दोनों माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब वृद्धाश्रम में डाल दो प्लीज, और उनसे ना प्रॉपर्टी भी सारी की सारी हड़प लो। आगे चल के हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर है। तुम्हें कुछ पड़ी भी है कि नहीं? हाँ गुनगुन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुष्कर अपनी बीवी के भड़काने से भड़क जाता है और बूढ़े राघव और मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम जाने को कहता है। राघव और मोनिका अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकते हैं और वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तभी आंचल वहाँ आकर उन्हें बचाती है और अपने घर ले आती है। होश आने पर राघव और मोनिका देखते हैं कि वो पाखी के घर में हैं। हमें माफ कर दो पाखी, आंचल बिटिया, आज हमें पता चला कि हम कितने गलत थे। आज हमें हमारी खुद की औलाद ने ही घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आंचल ने बचा लिया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है पाखी, हमें माफ कर दो पाखी, माफ कर दो हमें। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। निराश मत होइए, पुष्कर नहीं लेकिन मेरी आंचल हम सबको संभालेगी। और इस तरह अतीत के सारे गिले शिकवे भूलकर पाखी राघव और मोनिका को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।